मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? सब ठीक ठाक है? आवाज कम आ रही है? बहुत कम आ रही है। हेलो, अभी ठीक है? और बढ़ाऊं? नहीं, आज कान फाड़ ही देता हूं तुम्हारे में, रुको। आज कान के सारे पर्दे छिन्न भिन्न हो जाएंगे तुम्हारे, रहने तो बेकार है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे, आज अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर से प्राइवेट कर दूंगा, देख लेना। कल किया था प्राइवेट, आज फिर से कर दूंगा। शुरू करें? एसी एसी बंद है क्या? वो क्यों बंद कर रखा है? चालू नहीं था तो हम भी चालू नहीं करेंगे। हम घर में बैठे हैं, मम्मी ने पानी लाके दे दिया तो पी लेंगे, नहीं तो हम प्यासी वैसी पड़े रहेंगे। हाँ, एसी चालू मत करना। हाँ तो डोर बंद लाओ, मैं बंद कर देता हूँ, उसमें क्या है। फैन भी चालू रहते हैं इसलिए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर्स के साथ में ना यही इशू है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि पूरा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन अपने को ही करना है। बड़ी तकलीफ है मालूम। अभी इतना क्यों बंद कर दिया? इतना भी कॉस्ट कटिंग नहीं करना है बेटे। यही बाहर जा रहा है, अब इसके लिए नया रिमोट लाओ। वो तो बंद हो गया इसे। अब ये क्यों बंद कर दिया? ये इसी का रिमोट। सर ये प्रोजेक्टर का रिमोट कहाँ पे है यहाँ का?
रहने जी सर ऐसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे जितना दिख रहा है वैसे में काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? अरे आगे चलूँ मैं, पक्का? ठीक है चलो। नया टॉपिक शुरू करना था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नया टॉपिक शुरू करना था बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लो बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं तो मई 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर में से। नवंबर 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मई 2019 में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नवंबर 2019 में सिर्फ एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी ट्रू एंड फॉल्स। नवंबर 2020 के अंदर एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में जनवरी 2021 में निल, जुलाई 2021 में निल, दिसंबर 2021 में 10 मार्क्स, जून 2021 में निल, और जून के बाद दिसंबर 21 की अगर बात करूं तो भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसमें। नहीं बेटे, अब जितना दिख रहा है उतने से काम चलाना पड़ेगा। हाँ नहीं, इतना ही दिया तुमको, मतलब समझ लो ऐसा है, ठीक है? हाँ, उसके बाद अगला अटैम्प्ट आया तुम्हारा दिसंबर 2021 वाला, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिर उसके बाद जून 2022 में एक 5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में दिसंबर 2021 के अंदर, यानी लास्ट अटैम्प्ट के अंदर, एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ठीक? यानी इस चैप्टर का कोई भरोसा नहीं है बॉस कि इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। आ भी गया तो ऑन एन एवरेज एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन की उम्मीद कर लेना बस, ठीक? और किस्मत अच्छी रही, मैं किस्मत अच्छी तो नहीं बोलूंगा, किस्मत अगर बुरी रही तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। किस्मत बुरी बोलने का रीजन ये है क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही खराब है, अल्टीमेट खराब है इसका इनपुट आउटपुट रेशियो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए 15 मिनट, लेकिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 22 से 23 मिनट लग जाते हैं इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड होगा। अब जर्नल एंट्री में पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर एंट्री लिखो, फिर नरेशन लिखो, उतना ही कैलकुलेशन भी करना है, उतना ही तमाशे भी करना है, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसमें। तो इसमें मेंटल एफर्ट भी है, फिजिकल एफर्ट भी है, सब कुछ है। तो इस चैप्टर का इनपुट आउटपुट रेशियो में खराब इसलिए बोलता हूँ, पहले तो कोई गारंटी नहीं है इस चैप्टर में से क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के अंदर आएगा। पिछले 2 अटेम्प्ट से वैसे भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो अगले अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए, मेरे को तो उम्मीद बहुत कम लगती है। आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपना सेल्फ एनालिसिस की बात करूं, ये तो फिर भी आपको बेटे मई 2018 से मैंने दिखाया है। अगर मैं 1997 और 1995 से अगर एनालिसिस करने जाता हूं मैं, तो तब से लेके आज तक अक्सर मैंने ये देखा हूं कि लगातार 3 अटेम्प्ट के अंदर तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कोई क्वेश्चन नहीं आए। एक अटेम्प्ट में आया तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आया, लगातार 2 अटेम्प्ट में आया तो थर्ड अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं आया, ऐसा भी हुआ है। तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे अगले अटेम्प्ट में आएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। और अगर आ भी गया इन केस, तो या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा छोटा सा, और या तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स का। नोट्स आपको मिल गए सबको? थ्योरी के क्वेश्चन है उसमें, मैंने जो नोट्स दिए थे मिल गए ना सबको? थ्योरी के क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? जितने थ्योरी के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक? और उसके अंदर लगभग वो सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं जो आपके पास्ट एग्जाम में कभी आए हैं, और या तो आपके मॉड्यूल के अंदर थ्योरी के नाम पे लिखे हुए हैं। तो लगभग सारी थ्योरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जितने ट्रू एंड फॉल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में से आए, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, ठीक? तो जितने मैंने आपको नोट्स दिए हैं, अगर भरोसा हो तो सिर्फ उतना ही पढ़ना, ठीक है? भरोसा नहीं आ रहा तो फिर जो बुक रिफर करना चाहो कर लेना। इसके अलावा सर एडिशनल क्या करना है? एडिशनल बस इतना करना है कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाए तो मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, वो सॉल्व करके देख लेना है, इतना, ठीक है? ये करना तुम्हारा काम। आगे चलें? लो बेटे, तो ये है तुम्हारे कुल मिला के बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस, चैप्टर की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करूंगा। अच्छा, एंट्री वेंट्री बनती है इसके अंदर, सबको मालूम है? याद दिलाना पड़ेगा, रिकॉल कराना पड़ेगा, कंफर्म, पक्का? चलूं फिर आगे सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं? अरे आ जाऊं कि एंट्री याद दिलाऊं? क्या करना है बोलो? एंट्री याद दिलाऊं एक बार? हाँ लो, अरे पागल तुम बोलो बस, अपने पास में पूरा जुगाड़ है। रुको, किसको पढ़ाया था मैंने? सीएमए इंटर वालों को पढ़ाया था। सीएमए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए इंटर, ये रहा सीएमए इंटर के नोट्स, ये रहे। कहाँ हैं इनका बिल्स ऑफ एक्सचेंज?
हाँ नहीं ये, हाँ ये ठीक है। चलो ऐसे में तो मज़ा नहीं आएगा। चलो बेटे, एंट्री अगर आपको एक बार याद दिलानी है तो एंट्री कैसे बनाई जाती है, एंट्री का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, बस 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 बस। अभी ऐसा क्यों दिख रहा है? प्लीज कनेक्ट अ वीडियो सोर्स। अब क्या हो गया भाई? अरे यार, आ गया ना? लो बेटे, पहले एंट्री का कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ मैं आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली आपने तब सुना होगा जब क्रेडिट में सेल परचेस होती है, तब। कैश में अगर सेल परचेस हुई तब तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई काम ही नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले तो आपको इसका मतलब बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है वो कवर होता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया किसी भी तरह का कोई भी राइटिंग में लिखा हुआ पेपर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, कोई भी ऐसा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी ओनरशिप बाय मेयर डिलीवरी या ट्रांसफर करके, या जिसकी ओनरशिप बाय ट्रांसफर की जा सकती है, किसी और को दी जा सकती है, तो इसको हम लोग कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर का नाम इसलिए कायदे से तो तुम्हारा क्या होना चाहिए था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया एनी ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे कोई मशीन मत ले लेना, हमने कोई मशीन खरीदी है ऐसा वैसा कुछ नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा बेटे रिटन डॉक्यूमेंट, और निगोशिएबल का मतलब होगा ट्रांसफरेबल। यानी बेटे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती हो, दैट इज नोन एज व्हाट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भी बना था जिसका नाम था इंडियन निगोशिएबल एक्ट, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। शायद 1888 था, शायद क्या यही था, ठीक। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 आप पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट के अंदर, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे भी है, इतना ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीज़ें कवर होती हैं, एक होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होते हैं प्रोमिसरी नोट, और एक होते हैं चेक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन ही इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, कौन कौन से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक। सर ऐसा क्यों लिखा कि यही तीन इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, वैसे भी तो तीन ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे इंडिया में पुराने ज़माने में हुंडी चला करती थी, ठीक है, जैसे अपन इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैसे पुराने ज़माने में इंडियन बिजनेसमैन हुंडी को यूज़ किया करते थे, ठीक है ना। हुंडी इसके अंदर कवर नहीं होती, पहली बात तो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भैया कोई भी राइटिंग में आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, सामने वाले की आपने एक्सेप्टेंस ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो होगी आपकी ऑर्डर की। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नॉर्मली डिफाइन जब किया जाता है तो इसको डिफाइन किया जाता है अनकंडीशनल ऑर्डर के नाम से, अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दिया है कि तुम ऐसा ऐसा काम करोगे, विदाउट एनी कंडीशन अप्लाइड, कि ऐसा होगा तो करूंगा, वैसा होगा तो करूंगा, ये सब नहीं चलेगा बॉस, ठीक है। हमने ऑर्डर दे दिया, या तो तुमको मानना है या तो तुमको नहीं मानना, अभी बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे। उन्होंने कहा दिया ठीक है मानूंगा, कहानी खत्म। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये होता है आपका अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कायदे से, अगर बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ मैं तो इसका मतलब होता है कसम खाना। इंग्लिश में अगर कहने जाऊँ, जनरल इंग्लिश में कहने जाऊँ तो इसको कहते हैं प्रॉमिस करना। तो जब कभी कोई एक आदमी दूसरे आदमी से प्रॉमिस करता है कि भैया इतने दिन बाद मैं तुमको इतने इतने पैसे दूंगा, लेकिन कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, नहीं तो पता लगा वहाँ पे स्टार मार्क्स लगा के नीचे छोटा सा लिख दिया कंडीशन अप्लाई, ये सब तमाशे नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है।
तो अगर किसी एक आदमी ने प्रॉमिस कर दिया कि इतने दिन बाद मैं तुमको इतने इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या होगा आपके लिए? अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट। और चेक तो तुमको सब कुछ मालूम नहीं है, चेक क्या होता है? अरे हो गया ना मालिक, क्यों सवेरे सवेरे परेशान कर रहा है? हाँ बेटे, इसके बाद चेक के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हो गया ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद में जो डिटेल थ्योरी है वो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ी भी होगी 11-12 के अंदर, और मैंने आपको थ्योरी बहुत सारी लिख के दी भी है, पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो आके डाउट क्लास में डिस्कस करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे चले, सवाल आता है कि सर एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, हाउ द एंट्री शुड बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से एंट्री बनाने जाओगे तो जिंदगी में कभी एंट्री नहीं बना सकते। इसकी कहानी वहीं पे चालू होकर वहीं खत्म हो जाएगी, किसी ना किसी एंट्री में जाके अटक जाओगे, फंस जाओगे, गारंटीड। क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन ही तुमको ऐसा देंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तुमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट ढूंढने की कोशिश करी और तुम्हारा काम भारी हो जाएगा वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलो। मॉडर्न अप्रोच कहती है एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करने का? डेबिट। एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। बस इतना ही का काम है, बाकी दुनिया गई चूल्हे भाड़ में। इतना ठीक है, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी पे खेलना है और कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। ठीक, दिमाग उतना लगाओ जितना जरूरी है, जरूरत से ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कचरा बन जाएगा वो। तो बेटे अगर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में नॉर्मली दो पार्टी होती है, जैसे आपने भी सुन रखा होगा, ड्रॉवर और ड्रॉई। ऐसे ही होता था ना, एक होता था ड्रॉवर और एक होता था ड्रॉई। सबसे पहले ड्रॉवर्स की बुक में क्या एंट्री बननी चाहिए, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंट्री हो सकती है, ठीक। मान लो पहली बात, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन जनरली कहां से शुरू होते हैं? एक आदमी ने दूसरे आदमी को क्रेडिट में गुड्स सेल किया, इतना ठीक है। अगर एक सेलर ने बायर को गुड्स क्रेडिट में सेल किया होगा तो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एक तो स्टॉक की एसेट और साथ में डेटर्स की एसेट, इसी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए। सोच के देखो, अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आपकी स्टॉक की एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और डेटर्स की एसेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो एंट्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो एसेट इंक्रीज हो रही है इसको डेबिट करा दो, जो एसेट डिक्रीज हो रही है इसको क्रेडिट करा दो। तो एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की जगह पर ने लिख दिया सेल्स। इतना ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री बन गई आपकी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर ड्रॉवर ने एक बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस किसने दिया? ड्रॉई ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्टेंस देके बिल किसके पास वापस आ गया? ड्रॉवर के पास में वापस आ गया। ऐसे ही होता था। अब ऐसी कंडीशन में अगला ट्रांजैक्शन क्या होगा? तो भैया ऐसी कंडीशन में अगले ट्रांजैक्शन में होगा ये कि यहां पर इसका फर्क ये पड़ेगा कि अब आपकी डेटर्स की अब यहां पर एक नई एसेट पिक्चर में आ जाती, कौन सी? बिल्स रिसीवेबल की। आपने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस कर दी, एक्सेप्टेंस करके आपको दे दी, यानी आपको ऑर्डर उसने मान लिया। तो अब आपके जो लीगल राइट्स हैं वो पर्सन के अगेंस्ट में नहीं है, लीगल राइट्स किसके अगेंस्ट में है? इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में। अब आपको उस आदमी से कोई लेना देना है ही नहीं कायदे से, आपको तो लेना देना किससे है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से लेना देना है। तो अब यहां पर बिल्स रिसीवेबल की एसेट आपकी इंक्रीज हो जाती है और डेटर्स के अगेंस्ट में आपके लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो डेटर्स की एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंट्री क्या बन गई? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कराओगे, डेटर्स अकाउंट को क्या कराओगे? क्रेडिट कराओगे। अब बिल का अपना एक टर्म होता है, कभी बिल होते हैं 60 डेज के लिए, कभी 90 डेज के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, ऐसे अलग अलग टर्म हो सकते हैं। समय पूरा बीत गया, समय पूरा खत्म हो गया, फाइनली क्या करोगे? बिल को ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करोगे कि भैया देख तेरा बिल हमारे पास में है, 3 दिन बाद आएंगे, पैसे तैयार रखना, 3 दिन बाद पैसे लेके जाऊंगा। इन 3 दिन को आप लोग कहते हैं ग्रेस पीरियड, कहते थे ना ग्रेस पीरियड। फिर आपने कुछ उसके नियम कायदे कानून भी सुने होंगे कि अगर ग्रेस पीरियड आपका डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे है तो फिर ड्यू डेट कब आएगी? 1 दिन पहले।
लेकिन अनडिक्लेयर्ड या इमरजेंसी या सडन हॉलीडे आ गया तो फिर ड्यू डेट कब आएगी? एक दिन बाद। तो वो सारे नियम कायदे कानून तुमको मालूम ही है, ठीक है। तो हम पहले जाके जिस दिन 3 महीने खत्म हो रहे हैं बिल को प्रेजेंट करते हैं किसके सामने? ड्रॉई के सामने। एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई 3 दिन बाद आएंगे पैसे लेने के लिए, पैसे तैयार रखना, पैसे लेके जाऊंगा, ठीक। 3 दिन बाद आप गए, सामने वाले को उसका बिल वापस किया, आपने अपने पैसे कलेक्ट किए, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, यही होने वाला आखिरी में। तो अगला ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फाइनली क्या होगा बेटे? इसके बाद आप सामने वाले से पैसे लेंगे तो आपकी बेटे बैंक की एसेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बिल देके आ जाओगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंट्री क्या बन जानी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट। बन गया बेटे। पहला ट्रांजैक्शन किसका हुआ? क्रेडिट सेल परचेज का। दूसरा ट्रांजैक्शन बिल ड्रॉ और एक्सेप्टेंस का। और तीसरा ट्रांजैक्शन फाइनली पेमेंट को रिसीव करने का। इतना ठीक है? किसकी बुक में? अभी ड्रॉअर की बुक में बात कर रहे हैं हम। इतना ठीक? तो ये एंट्रीज किस केस में काम आती हैं? ये एंट्रीज उस केस में काम आती है जब आपने का मतलब कौन? ड्रॉवर। अभी किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं हम? ड्रॉवर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए आपका मतलब यहां पे ड्रॉवर ही होगा। इतना ठीक है? ड्रॉवर ने बिल को रिटेन किया होगा, बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी या टिल ड्यू डेट, जैसा भी लिखना चाहो, ठीक है ना। ड्रॉवर ने बिल को रिटेन किया होगा ड्यू डेट तक, यानी ड्रॉवर ने ड्यू डेट तक बिल को अपने पास में ही रखा होगा, और साथ में ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर्ड हो गया, यानी बिल के पैसे आपको मिल गए, ठीक। तब उस कंडीशन में ये 3 एंट्री बन जाएगी। एंट्री लिखना है कि याद रह जाएगी? मैंने बनाने का तरीका बता दिया आपको। आगे चलूं? दूसरा केस यहां पर कुल मिला के ऐसा हो सकता है। अगेन यहां पर अगर मैं कहूं कि शुरू से चालू करते हैं, सबसे पहले सेलर ने बायर को गुड्स बेचा होगा, सेलर की बुक में स्टॉक की एसेट डिक्रीज होगी, डेटर्स की एसेट इंक्रीज होगी। पहली एंट्री सेलर की बुक में, अगेन वही काम चल रहा है बेटे। यहां पर सेलर ने बायर को गुड्स बेचा होगा, स्टॉक की एसेट क्या होगी? डिक्रीज। डेटर्स की एसेट क्या होगी? इंक्रीज। तो पहली एंट्री अभी भी क्या बनेगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। बाद में आपने बिल ड्रॉ किया, आपके डेटर ने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी। एंट्री बिल्स रिसेवेबल की एसेट इंक्रीज होगी, डेटर्स की एसेट डिक्रीज होगी। तो एंट्री क्या बन गई? बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना ठीक? ये 2 केस तो एज इट इज। अब आगे जाके क्योंकि बिल आपका एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने कहा ठीक है ट्रांसफर कर देते हैं इस बार। जैसे आपको किसी से पैसे लेना है, वैसे ही आपको अपने क्रेडिटर्स को ही पैसे देना है। मान लो आपका कोई क्रेडिटर है, उसको आपको पेमेंट करनी है, फिलहाल आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आपने कहा भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पेमेंट तो है नहीं देने के लिए, कैश तो है नहीं देने के लिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रख लो। ड्यू डेट के दिन जाना, फलाना फलाना पार्टी ड्रॉई है, उसके सामने प्रेजेंट करना, इतनी इतनी तारीख को आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो अब आपने अपना बिल क्या कर दिया? किसी को ट्रांसफर कर दिया। बिल अगर किसी को ट्रांसफर किया जाए तो इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं इसको? एंडोर्समेंट। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले क्रेडिट में सेल्स करी, पहली एंट्री बन गई, बिल आपने ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके आपको दे दिया, दूसरी एंट्री बन गई। अब यहां पर आपने यही बिल अपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया, ये तीसरा केस हो सकता है, ठीक। दूसरा केस हो सकता है अगर ये बिल आप अपने किसी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दो, सोना नहीं है बेटे, हाँ, अगर आप ये बिल अपने किसी क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दो, तब उस कंडीशन में इसको कहते हैं हम लोग एंडोर्समेंट। अब जैसे ही आप बिल ट्रांसफर करोगे क्रेडिटर्स को, तो अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आएगा? क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी है ये भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन आपने अपना बिल दिया है, तो बिल्स रिसेवेबल की एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी। इतना ठीक है? एंट्री क्या बननी चाहिए? लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट कराओगे, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करवा देना चाहिए? डेबिट। बिल्स रिसेवेबल की एसेट डिक्रीज होगी तो क्या करा देना चाहिए? क्रेडिट। तो अगली एंट्री क्या बन गई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट। अब आ गई ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन कौन किसके पास जाएगा पैसे मांगने के लिए? हम जाएंगे या क्रेडिटर जाएगा? क्यों? क्योंकि सर बिल तो उसी के पास है। बिल का मालिक कौन है? क्रेडिटर है। देन क्रेडिटर विल बी नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब तक बिल का समय पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, तो बिल के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं ड्यू कोर्स, ठीक है ना। तो इस पूरे टाइम पीरियड में अब बिल किसके पास में है? क्रेडिटर्स के पास में।
क्रेडिटर्स किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। बिल को प्रेजेंट करेगा और ड्रॉई से पेमेंट ले लेगा। हमारा कोई लेना देना, एक मिनट, हमारा कोई लेना देना है तो हमारी बुक में कोई एंट्री बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बेटा? किसका? देखो, एक होते हैं डिमांड बिल, अगर कायदे से अगर कैटेगरी देखा जाए तो एक होते हैं डिमांड बिल और एक होते हैं यहाँ पर फिक्स टाइम पीरियड बिल, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना? जैसे क्रेडिट्स में हम लोग माल लेते हैं, वही बोल रहा हूँ ना, आगे तो सुनो, तो बोलने तो दे, मैं तो बोलूँगा ना एक बार। अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने डिमांड बिल ड्रॉ किया है तो डिमांड बिल का मतलब होता है जिस दिन प्रेजेंट करूँगा ना उसी दिन पेमेंट देना पड़ेगा। फिर वो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 2 महीने, 3 महीने वाली कहानी खत्म, उसको बोलते ही है। नहीं है तो तुम्हारी गलती है, काय को डिमांड बिल में साइन किए थे? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों देंगे बिल भाई, सीधी बात। किसमें? हाँ बेटे, वो जो अपन पोस्ट डेटेड चेक देते हैं ना, कायदे से आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से पोस्ट डेटेड चेक इशू करना अलाउड नहीं है। अपन धंधे के अंदर सेटिंग में कर लेते हैं, बात अलग है, ठीक है ना? लेकिन रियल लाइफ में पोस्ट डेटेड चेक देना किसी को अलाउड नहीं है। कैंसिल्ड चेक दे सकते हो आप केवाईसी के लिए। जैसे आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका कैंसिल्ड चेक आप दे सकते हो, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे सकते आप। अब ये तो आपने आज की डेट का चेक दे दिया किसी को, फिर बोला 10 दिन बाद बैंक में लगाना, तो वो तो तुम्हारे और उसके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मियाँ बीबी जरा तो क्या करेगा सरकार, ऐसी वाली कहानी है। तो मुद्दा ये है कि तुम्हारे बीच में जो चल रहा है काला पीला सब पकने दो, उसमें अलग बात है। लेकिन क्या होगा, कल को जब कुछ कम ज्यादा होगा तो फिर सरकार भी हेल्प करने नहीं आएगी वहां पर, वो बोलेगी तुम अपने मन से कर रहे थे ना, अपने मन से ही कर लो, जाओ। ऐसा होता है, ठीक है? तो हाँ, पोस्ट डेटेड चेक इशू करना अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, कोर्ट केसेस के नंबर्स अननेसेसरी बढ़ जाएंगे। मैंने तो किसी को पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, सामने वाले को बोल दिया 1 महीने बाद प्रेजेंट कर देना। अब सामने वाले ने 1 महीने तक इंतजार किया, अब 1 महीने के बाद अगर वो चेक उसने बैंक में डिपॉजिट किया, उसको पेमेंट नहीं मिले, तो कोर्ट में जाके जब वो केस फाइल करेगा तो क्या लिखेगा, इसने मेरे को पोस्ट डेटेड चेक 1 महीने का पहले का दिया था, मैं तो 1 महीने तक इंतजार कर रहा था। अब गवर्नमेंट के सामने, कोर्ट के सामने कैसे प्रूफ करोगे कि पोस्ट डेटेड चेक? क्या ऐसा नहीं होता? ये कंटेंशन आपका वैलिड नहीं होगा, चेक तो वैलिड है। सामने जो डेट दी थी, हाँ, वो तो मतलब आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने क्यों नहीं किया? अगर पहले जब आपने क्रेडिट लिया था, जब माल लेने के बाद, तब वही करना चाहिए था। देखो, अब ये जो बात आ रही है ना, प्रैक्टिकल लाइफ की आ रही है, इसका हमारी अकाउंट की बुक से कोई लेना देना है क्या भाई? एक बात बता, अगर पढ़ रहे हैं तो उससे लेना देना तो है ही नहीं तो पढ़ रहे हैं तो लेना दे, लेकिन रियल लाइफ और एकेडमिक लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपन काम करते समय हर बार पूरे कानून को फॉलो करके चलते हैं क्या? दिन में अगर आप 50 ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आउट ऑफ 50 ट्रांजैक्शन 48 ट्रांजैक्शन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। अभी कोई भी बिजनेस में देख लो ना, आउट ऑफ 50 ट्रांजैक्शन 48 ट्रांजैक्शन जो हैं उसमें आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर ही नहीं रहे हो आप। बड़ी मुश्किल से 50 में से 2 ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसमें आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। इंडिया के अंदर अगर 5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो क्यों है? इसी चक्कर में तो है, जुबान पे धंधा हो रहा है। हाँ, जुबान दे दी मैंने, अबे तो तेरी जुबान का करूंगा क्या? लेकिन अब दे रहे हैं जुबान, लोग ले रहे हैं जुबान और कर रहे हैं धंधा, तो कर रहे हैं। अब तुम जुबान पे धंधा कर रहे थे, जाओ फिर कोर्ट के चक्कर काटो। समझ में आ गई बात? तो उसके लिए फिर तुमको कानून पढ़ना पड़ेगा, उसको नवनीत अग्रवाल की जरूरत नहीं है, फिर तुमको सौमिल सर की जरूरत है, दीपेश सर की जरूरत है, LLB LLM टाइप के आदमी के लोगों की, काला कोट, बराबर है? अपन अकाउंटेंट आदमी है। आगे चले, व्हाइट शर्ट। तो ऐसी कंडीशन है बेटे। अब इसको कहते हैं हम लोग बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये हो गई दूसरी कंडीशन, बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड। ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। यानी पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपने बिल ड्रॉ किया, पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी और बिल को मैच्योरिटी तक, ड्यू डेट तक आपने अपने पास में रखा। ड्यू डेट के दिन बिल बैंक के सामने, बिल पार्टी के सामने प्रेजेंट किया, आपने अपना पेमेंट ले लिया। इसको क्या कहते हैं? बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी और टिल ड्यू डेट प्लस ऑनर्ड। यहां पर आपने बिल ऑनर्ड मतलब ड्यू डेट आने के पहले किसी और को ट्रांसफर कर दिया था, तो इसको कहते हैं बिल एंडोर्स एंड ऑनर्ड। आगे चलें। इसके बाद अगला नंबर, एक तीसरा केस और ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कर लें, केस नंबर 3। केस नंबर 3 यहां पर ऐसा हो सकता है कि आप इसको ऐसे कर लें कि आपने पहले किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा, क्रेडिट में गुड्स बेचने के साथ साथ हुआ ये आपकी स्टॉक की एसेट डिक्रीज हो गई और डेटर्स की एसेट आपकी इंक्रीज हो गई। पहली एंट्री क्या बन गई? फिर से अगेन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने बिल ड्रॉ किया, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एंट्री क्या बन गई?
बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना ठीक है। अब बेटे आपने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब ये डिस्काउंटिंग वाला प्रोसेस कब आता है? जब बिल का टर्म है मान लेते 3 महीने का, यानी आपको फाइनली पैसे कब मिलने वाले? 3 महीने बाद। लेकिन इमीडिएटली कहीं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या करें? तब बेटे इसको हाँ डिस्काउंट कर देते हैं। मतलब बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप जैसे अपनी किसी भी एसेट को किसी को बेच सकते हो, ऐसे ही आपने अपना बिल बैंक वालों को बेच दिया। असल में डिस्काउंटिंग 90% स्टूडेंट को जो समझ में नहीं आती, वो इसलिए समझ में नहीं आती कि डिस्काउंटिंग का मतलब उनको पता ही नहीं होता। कायदे से डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि आपने अपना बिल किसको बेच दिया? उठा के बैंक वालों को बेच दिया। डिस्काउंटिंग इज मोर और लेस सेलिंग ऑफ योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने बेचा है और आपका बिल किसने खरीदा है? बैंक वालों ने खरीद लिया। तो सर डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं? बोल दो सेल ऑफ बिल। फिर क्या को नाम रख दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इसलिए नाम रख दिया क्योंकि मान लेते हैं कोई आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 5000 की, ठीक? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है ना, इसको कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू, ठीक? कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। अब जब बैंक से बिल को डिस्काउंट कराने जाओगे तो बैंक वाले पूरे 500 रुपए तो देंगे नहीं आपको। बैंक वाले इसमें से कुछ ना कुछ क्या काटेंगे? अपने डिस्काउंट चार्जेस काटेंगे। मान लेते बैंक वालों ने 500 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस काटे, तो आपको पैसे कितने मिले? 4500 मिले। तो जब कभी आपने शेयर्स के केस में भी सुना होगा, अगर शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया जाए तो क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। सुना था ना? शेयर को फेस वैल्यू पे ही इशू कर दिया जाए तो उसको कहते हैं शेयर इशूड एट पार। लेकिन शेयर को अगर फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाए तो उसको कहते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ऐसा ही लग रहा है आपने फेस वैल्यू से कम पे अपना बिल सामने वाले को बेच के आ गए, तो इसको क्या बोलोगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग वर्ड इसीलिए लगा क्योंकि आपको उसकी फेस वैल्यू के बराबर पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, उससे कम पैसे मिलेंगे, इसलिए इसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया? डिस्काउंटिंग। लेकिन कायदे से तो आप अपना बिल ही बेच के आए हो सामने वाले को। सो इट इज मेयरली द सेल ऑफ बिल, ठीक? टेक्निकली इसको हम लोगों ने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहना शुरू कर दिया। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में क्या होगा? बोलो ना बेटे, अगली स्टेप क्या होना चाहिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में? अगली स्टेप में आप अपना बिल किसको बेच दोगे? बैंक वालों को बेच दोगे। बैंक वाले आपको आपके पैसे दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देंगे। इतना ठीक है? तो इससे होगा ये कि आपकी बैंक की एसेट यहां पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की या बिल्स रिसेवेबल की एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड बिल्स रिसेवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। अब सामने वाला अगर बिल को डिस्काउंट करेगा तो सोच के देखो, बिल्स रिसेवेबल की एसेट डिक्रीज होगी तो किस पे डिक्रीज होगी? फेस वैल्यू पे डिक्रीज होगी। इतना ठीक है? लेकिन जो पेमेंट मिलेगी वो पेमेंट हमेशा लेस देन फेस वैल्यू होगी आपकी, लेस देन फेस वैल्यू होगी। तो डिफरेंस का अमाउंट क्या होगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट करवाने के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या कर देना चाहिए? डेबिट। तो एंट्री में एक एडजस्टमेंट के नाम पे एक डेबिट और डालना पड़ता है। कौन सा? डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जैसा भी लिखना वैसा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एंट्री और कौन सी बन गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेवेबल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अब ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास में है? बैंक के पास में। बैंक वाले किसके पास लेके जाएंगे? ड्रॉई के पास। ड्रॉई के सामने बिल को प्रेजेंट करेंगे और फिर आपको पेमेंट कर देंगे। ऐसा ही होगा ना? नहीं, हमको नहीं करेंगे, मतलब आपको, मतलब बैंक वालों को, जिसके पास में बिल है उसके पास। हाँ, तो फिर ड्रॉई पेमेंट किसको करेगा? बैंक वालों को। हमारा कोई लेना देना है? तो हमारी बुक में कोई एंट्री होनी चाहिए? नहीं। कहानी खत्म। ये हो गया आपका तीसरा केस। इसको हम लोग कहते हैं बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। ये तीसरा केस कौन सा हो सकता है आपका? बिल्स डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। आगे बढ़े। पहला केस कौन सा था? बिल्स रिटेन टिल मैच्योरिटी, याद आया? एंड ऑनर्ड। दूसरा केस बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड। तीसरा केस बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। आगे चलें। अब एक केस और बनता है यहां पर। सर वो केस कौन सा हो सकता है? इसके लिए शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने गुड्स अपना किसी को बेचा, ठीक है ना? आपने गुड्स बेचा क्रेडिट में, तो पहली एंट्री क्या बन गई? डेटर्स की एसेट इंक्रीज होगी, स्टॉक की एसेट डिक्रीज होगी। पहली एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस दे दिया। दूसरी एंट्री बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना ठीक है? अब बेटे बिजनेसमैन आदमी के पास में इतनी फुर्सत होती नहीं है कि हर बिल की वो ड्यू डेट को याद रखे।
हर ड्यू डेट को वो ड्रॉई के पास जाए, बिल को प्रेजेंट करे, फिर ड्रॉई से पेमेंट ले और फिर लाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करे। बिजनेसमैन के पास जो रेगुलर बेसिस पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के काम कर रहा है उनके पास में इतनी फुर्सत नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक वालों को अपना बिल ड्यू डेट के पहले ही पकड़ा देते हैं। बेच नहीं रहे हैं वो लोग, डिस्काउंट नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा बैंक वालों सुनो, ये बिल अपने पास में रखो, इस बिल की ड्यू डेट फलाना फलाना है, इस ड्यू डेट को मेरे बिहाफ में ये बिल किसके सामने प्रेजेंट कर देना, ड्रॉई के सामने प्रेजेंट कर देना, उससे पैसे कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में लाके जमा कर देना। यानी जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम किससे करवा रहे हैं, बैंक वालों से। फिर बैंक वाले क्यों करेंगे आपके बिहाफ में ये काम, कमीशन मिलेगा इसलिए। बैंक वाले एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, तो बैंक वाले एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब आपके बिहाफ में एज एन एजेंट कोई भी काम करने को तैयार है। तो कायदे से बिल आपको प्रेजेंट करना चाहिए था, करने की जिम्मेदारी किसको दे दी आपने, बैंक वालों को। कायदे से आपको पेमेंट लेके आना था, अब पेमेंट कौन लेके आएगा आपके बिहाफ में, बैंक वाले। आपको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने जाना चाहिए था, अब आपके बैंक अकाउंट में कौन डिपॉजिट करेगा, बैंक वाले। तो जो काम आप कर रहे हो आपके बिहाफ में बैंक वाले एज एन एजेंट उसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने बिल बेचा है क्या यहां पर, नहीं। तो बेटे यहां पर आपने बिल दिया है बैंक वालों को सेफ कस्टडी के लिए और कलेक्शन के लिए, इसको हम लोग कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक इतना। तो सर अब इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसके लिए थोड़ा सा, अभी तो आपने क्या किया बेटे, बिल आपके पास में आ गया, अब बिल आपने कहां भेज दिया, बैंक वालों के पास में, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो अब ऐसे टाइम पे क्या होगा, बिल फॉर कलेक्शन, इतना ठीक है। अब यहां पर होता यह है कि जैसे आप बैंक वालों को बिल देंगे कलेक्शन के लिए, बिल्स फॉर कलेक्शन की एसेट आपकी इंक्रीज होगी और बिल्स रिसीवेबल की एसेट आपकी डिक्रीज होगी। तो जिस समय बिल आप कलेक्शन के लिए बैंक वालों को भेजेंगे उस समय आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, कौन सी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन या बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इतना ठीक है। अब इसके बाद ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट के दिन क्या होगा, बैंक वाले हमारे बिहाफ में बिल किसके सामने प्रेजेंट करेंगे, ड्रॉई के सामने, ड्रॉई से पेमेंट लेके आएंगे और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, ऐसे ही होगा। अब हमारे बैंक अकाउंट में जब ये पेमेंट आ जाएगा, जब बिल ऑनर्ड हो जाएगा, तब आपको एक काम और करना पड़ेगा, यहां पर आपकी बैंक की एसेट क्या होगी, इंक्रीज, और साथ में बिल्स फॉर कलेक्शन की एसेट क्या होगी, डिक्रीज। तो एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट या बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। इतना ठीक है, पक्का। तो इसमें एक एडिशनल ट्रांजैक्शन आ जाता है, कौन सा, बिल हमने बैंक के पास में कलेक्शन के लिए भिजवाया है, उस समय एक एंट्री और बनानी पड़ेगी आपको, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बाद में बैंक वाले जब आपके बिहाफ में कलेक्शन करके ला देंगे तो आपको अपनी बैंक की एसेट इंक्रीज करके बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एसेट आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये होती है कंप्लीट चेन, समझ में आ गई। तो ये होते हैं आपके चार मोटे मोटे तौर पे केसेस। ठीक, इसमें एक केस और बनता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, यहां पर बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहां पर क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक, इस केस को हम लोग कहते हैं, कौन सा केस था, फोर्थ है ना ये, इस केस को हम लोग कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। आपने बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन करने के लिए, साथ में बिल ऑनर्ड भी हो गया। आगे चलें। अब एक केस और भी हो सकता है, मान लेते हैं आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा, सामने वाले ने आपसे क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, पहले आपकी स्टॉक की एसेट इंक्रीज हो गई, डेटर्स की एसेट डिक्रीज हो गई, पहली एंट्री बन, हाँ हाँ तो कमीशन काटेंगे, लेकिन बैंक चार्जेस के नाम से काटेंगे ना। तो जब बैंक चार्जेस की इन्फॉर्मेशन आएगी तब कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, उसको पढ़ा था ना अपन ने बीआरएस के अंदर, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक वाला केस बन जाएगा, फिर उसको बीआरएस में निपट लेंगे, है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बेटे सबसे पहले क्रेडिट में आपने गुड्स बेचा, सामने वाली पार्टी ने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, पहली एंट्री क्या बन गई आपकी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिल ड्रॉ किया, पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एंट्री क्या बन गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इतना ठीक। अब कायदे से तो ड्यू डेट के दिन आप इस बिल को लेके जाते किसके पास, ड्रॉई के पास, फिर ड्रॉई आपको पेमेंट देता, तो क्या कर लेते आप, बैंक की एसेट को इंक्रीज करके बिल्स रिसीवेबल की एसेट को डिक्रीज कर लेते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो ड्रॉई है, मान लो 3 महीने का बिल है, बिल की ड्यूरेशन कितनी है, टर्म ऑफ द बिल इज 3 मंथ, 3 महीने के पहले ड्रॉई के पास में पैसे का इंतजाम हो गया, ठीक है।
मतलब मान लो 1 महीने बाद ही ड्रॉई के पास कहीं से पैसे आ गए। तुमको पैसे कब मिलने वाले थे? 3 महीने बाद। ड्रॉई के पास पैसे का इंतजाम कब हो गया? 1 महीने बाद। ड्रॉई 1 महीने बाद ही तुम्हारे पास आ गया, भाई बिल का पेमेंट ले लिया और खत्म कर, 3 महीने तक रुकना बेकार है, मेरी जेब में पैसे बचेंगे कि नहीं नहीं मालूम। मना करना है क्या उसको? कैसी बात कर रहे हो सर, महालक्ष्मी तिलक लगाने आई, आप कह रहे मुंह धोने जाओ? नहीं 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 नहीं, अपन ने कहा ठीक है ला भाई जल्दी पेमेंट दे। अब ये अर्ली पेमेंट है कि लेट पेमेंट है? मिलना पैसे 3 महीने बाद चाहिए थे, कब मिल रहे हैं? 1 महीने बाद। तो 2 महीने में आपका, क्योंकि 2 महीने पहले ही आपको पेमेंट मिल रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग बिल, मतलब क्या कहना चाहिए, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रीबेट, ठीक है ना। कंप्लीट नाम क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रीबेट। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फाइनली 3 महीने बाद आपको पैसे मिलते, 1 महीने बाद ही मिल रहे हैं आपको पैसे, तो यहां पर फिर क्या होगा? यहां पर भी वही होने वाला है कि आपकी बैंक की एसेट क्या हो जाएगी? सामने वाला पैसे देगा आपको, तो आपकी बैंक की एसेट क्या हो जाने वाली है? इंक्रीज। आपकी जो बैंक की एसेट है वो बैंक की एसेट हो जाएगी आपकी इंक्रीज। बैंक की एसेट इंक्रीज होगी, बिल्स रिसीवेबल की एसेट यहां पर डिक्रीज होगी, तो एंट्री क्या बन जानी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इतना ठीक? पक्का? लेकिन इसके केस में होता यह है कि यहां पर अर्ली पेमेंट है, अर्ली पेमेंट के चक्कर में आपको सामने वाले को कुछ ना कुछ डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं रीबेट। क्या कहते हैं हम लोग? रीबेट। ठीक। तो यहां पर वैसे तो बेसिक एंट्री आपकी क्या बन जानी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन क्योंकि सामने वाले को आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को आप रीबेट अलाउ कर रहे हैं, तो आपके लिए तो एक्सपेंस है ये, तो इस एक्सपेंस को अलग से डेबिट करना पड़ेगा। तो आप डेबिट क्या कराएंगे? रीबेट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। ये एक्सपेंस है किसके लिए? ड्रॉवर के लिए। और इनकम है किसके लिए? ड्रॉई के लिए, क्योंकि उसको तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इट इज एज गुड एज कैश डिस्काउंट देना और कैश डिस्काउंट लेना। आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया, सामने वाले ने कैश डिस्काउंट लिया है, बस इसको कैश डिस्काउंट नहीं कहते, इसको क्या कह देते हैं हम लोग? रीबेट। तो फाइनली एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक। तो ये केस बन, यहां पे एंट्री एक बार लिख ही देता हूं, नहीं तो पहले केस के जैसा हो जाएगा। यहां पर फिर आपकी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इतना ठीक है? अरे यहां तक क्लियर है सबको? डन सर। ओके। तो ये हो गए आपके कुछ जाने माने केसेस का नाम भी लिख देता हूं। बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड अंडर रीबेट, अंडर रीबेट। सबसे पहले तो बेटे ये सारी एंट्री समझाने के पीछे का मेरा रीजन था सिर्फ इतना सा कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो कॉमन वोकैबुलरी की जरूरत है वो कॉमन वोकैबुलरी आपको मिल जाए। मिल गई बेटे कॉमन वोकैबुलरी? इतने ही नाम आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इतना ठीक है? आगे चलते हैं। ये बेटे इन सारे केसेस में हमने बिल को ये मान लिया है कि ड्यू डेट या उसके पहले आपको पेमेंट मिल गया। तो whenever the amount of bill will be received on due date or before due date, it is known as honor of bill. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यू डेट के दिन ड्रॉई पैसे देने से मना कर दे। पैसे देने से मना कर दिया तो फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक। ड्यू डेट या उसके पहले पैसे मिल जाए तो दैट इज नोन एज ऑनर ऑफ बिल। ड्यू डेट तक अगर आपको इसका पेमेंट ना मिले, ड्यू डेट अगर निकल जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं नोटिंग चार्जेस। नाउ व्हाट इज द नोटिंग चार्जेस? हाँ, एजेंसी जो चार्ज करती है उसको हम लोग कहते हैं नोटिंग चार्जेस। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं फिर। ठीक है? क्या होता है, अगर मैंने कोई बिल ड्रॉ किया, किसी पार्टी ने बिल की एक्सेप्टेंस दी, ड्यू डेट के दिन मैंने उसके सामने बिल प्रेजेंट किया, उसने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आई विल सी यू इन कोर्ट। अपन भी कोर्ट पहुंच गए। इंडिया में कोर्ट की हालत तो तुम जानते ही हो। आज अगर आप एक केस लगाओगे कोर्ट में तो पहले तो 21 दिन का नोटिस सर्व करेंगे सामने वाली पार्टी को। 21 दिन यानी लगभग 1 महीने तो इसी में बीत गए तुम्हारे। 1 महीने बाद तुम्हारी पहली हियरिंग आएगी। ड्रॉई पक्का बेटे अपने वकील को भेजेगा और उसका वकील एक एप्लीकेशन लिखेगा, मेरी ड्रॉई की तबीयत खराब है इसलिए वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, किसी का खून तो नहीं कर दिया सामने वाले ने कि घर से उठा के लाओ। ठीक है, जज साहब बोलेंगे ठीक है 1 महीने बाद की डेट दे दो। 1 महीने और टल गए। 1 महीने बाद फिर ड्रॉई का वकील आएगा,
बोलेगा मेरा ड्रॉई शहर में नहीं है, किसी ज़रूरी काम से उसको बाहर जाना पड़ गया है, इसलिए फिलहाल मेरा ड्रॉई कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जज साहब ने बोला 1 महीने बाद की डेट दे दो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। रियलिटी में होता यही है बॉस, रियलिटी में यही होता है। आप अगर ये बोलो कि हम बिल को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट हमारी पहली हियरिंग, अमेरिका नहीं है 3 दिन के अंदर कोर्ट का फैसला हो जाएगा। 3 दिन, 3 महीने, 3 साल, पता नहीं कितना ड्रॉई तुमको रगड़ दे। और वकील अगर तगड़ा रहा ना बॉस ड्रॉई का, तो समझ जाओ कि तुम 5-10 साल तक तो कोर्ट के चक्कर ही काटते रहोगे 5,000 रुपए के बिल के चक्कर में। और ये फैक्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि भाई ये कोई अगर मान लो किसी ने बिल की पेमेंट नहीं करी तो कितने सीवियर कोई क्राइम केस तो नहीं है ना, कि किसी ने हाफ मर्डर कर दिया, कि फुल मर्डर कर दिया, कि किडनैपिंग का केस है, कि एक्सटॉर्शन का केस है, मारापीटी का केस है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपने किसी का घर थोड़ी अंगार लगा दी, राइट्स और जल बलवा वाला केस थोड़े ना हो रहा है यहाँ पर तो कुल मिला के बिल की पेमेंट नहीं हुई है बस। तो ऐसी कंडीशन में जज साहब बेटे ड्रॉई के ऊपर बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं हो सकते। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर होता यह है कि आपको ड्रॉई जितना चाहे उतना लंबा रगड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपको 3 साल बाद पेमेंट मिलती है, ठीक है, 5 शेयर के 5,000 रुपए लोगे। अब तुमको 2 चीजें और चाहिए। एक तो 3 साल से जो कोर्ट केस लड़ रहे हो ना, और कोर्ट केस लड़ने के चक्कर में जो अभी तक 40,000 रुपए खर्चा कर चुके हो तुम, वो नहीं चाहिए। बिल तो 5 शेयर का था, लेकिन कोर्ट केस लड़ने में कितने खर्चा हो गए 40,000, उसके पैसे कौन भरेगा? और 3 साल तक जो तुम्हारा लेट पेमेंट हुआ उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? चाहिए कि नहीं चाहिए? ले ही नहीं सकते तुम उससे, क्योंकि जैसे ही जिस दिन फाइनल हियरिंग होगी, मालूम है ड्रॉई क्या बोलेगा? ड्रॉई सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलेगा बस, और तुम्हारे हाथ से पूरी जमीन सरक जाएगी। जज साहब, ड्यू डेट के दिन बिल अगर मेरे सामने प्रॉपरली प्रेजेंट होता तो मैं इसका बिल्कुल पेमेंट कर देता। मेरे सामने बिल ही प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं पेमेंट किस पार्टी को करूं? क्योंकि बिल को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी तो किसकी है? ड्रॉवर की। और ड्रॉई को तो सिर्फ एक छोटा झूठ बोल रहा मानता, आप भी सही मानते, मैं ही मानता हूं, लेकिन साबित कैसे करोगे कि ड्रॉई झूठ बोल रहा है? ड्रॉई ने तो एक ही सेंटेंस बोलना है ना कि जैसा मेरे सामने बिल प्रेजेंट हुआ ही नहीं तो पेमेंट किसको करूं? अब आप कह रहे हो कि मैं आपके सामने से बिल मेरे सामने प्रेजेंट हो रहा है तो मैं अभी कोर्ट को 5,000 रुपए जमा करने को तैयार हूं। मेरे मन में कोई पाप नहीं है जज साहब, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। ये बात अलग है 3 साल से रगड़ रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कोई पाप नहीं है जज साहब, मैं तो पेमेंट करने को तैयार हूं। आप बोलो बिल मेरा, मैं तो अभी आपको पेमेंट दे देता हूं जज साहब, ये लो, मैं कोर्ट में 5,000 रुपए डिपॉजिट कर देता, फिर कोर्ट बाद में इस आदमी को पेमेंट कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब क्या बोलेंगे? ठीक है चलो पेमेंट कर दो। फिर ड्रॉवर ये बोलेगा कि नहीं मैंने तो बिल प्रॉपरली प्रेजेंट किया था, तो जज साहब मान लेंगे तुम्हारी बात? सबूत है कोई? अब ऐसी कंडीशन में अब वसूल कर लो तुम 40,000 रुपए अपने कोर्ट केस कंपनसेशन के और 3 साल का ब्याज मिलेगा। ऐसे टाइम पे क्या होता है? अब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि ड्रॉवर पहले ड्रॉई के पास में जाए, बिल को प्रॉपरली प्रेजेंट करे। पक्का ड्रॉई ने तो पैसे देने से मना कर देना है, मना कर दिया उसने, कुछ मत बोलो, चुपचाप आ जाओ। कभी कोर्ट गए हो आज तक? कभी कोर्ट का चक्कर काटा एक आध? कोर्ट के सामने से निकले हो कभी? खूब सारे वकील टाइप के लोग घूमते रहते हैं, मतलब जो एक जहां पे कोर्ट होता है ना, वहां की 1 किलोमीटर के दायरे में समझ में आता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट है, क्योंकि आजू बाजू काला कोट घूमता हुआ कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुमको टकराएगा ही। 1 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई काला कोट जरूर मिलेगा तुमको, गारंटी है। उसी काले कोट में एक काला कोट ऐसा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं नोटरी। क्या कहते हैं उसको? नोटरी। नोटरी क्या होते हैं? नोटरी कुछ नहीं होते बेटे, कायदे से हर एक डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना, अटैच करना, ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। लेकिन अब जब साहब सबकी ऑथेंटिकेट थोड़ा ना करते बैठेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब तुम बोलो कि सजज साहब हमको सीए फाउंडेशन का पेपर देना है, और सीए फाउंडेशन में एग्जाम फॉर्म भरते समय जो हमारे पास में एग्जाम फॉर्म आया है उसमें लिखा हुआ है कि किसी गेस्टेड ऑफिसर से अपनी मार्कशीट को अटैच करके लगवाओ। तो जज साहब मेरी ना मार्कशीट अटैच कर दो, तुम अटैच कर दो, ताकि मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट को सबमिट करके पेपर दे पाऊं। जज साहब वहां पर मर्डर केस की सुनवाई कर रहे हैं और तुम पहुंच गए, जज साहब मेरी मार्कशीट अटैच कर दो ना पहले। अरे छोड़ो ना मर्डर केस, पहले मेरी मार्कशीट अटैच करो। ऐसा नहीं लग रहा जज साहब तुरंत दीवार पे सर पटक के फोड़ लेंगे अपना, वहां पर यही काम रह गया मेरे पास। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं कि कोर्ट को जो काम करने चाहिए, कोर्ट अपने काम को करने के लिए कुछ एजेंट्स को अपॉइंट करती है। तो कोर्ट के जो ऑथोराइज्ड एजेंट होते हैं उनको कहा जाता है नोटरी। तो अब आप जाओ नोटरी के पास में, नोटरी को बोलो नोटरी साहब ये बिल है, ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करके मेरे को इसका पैसे का कलेक्शन करके ला दो। ड्रॉई ने तो पैसे देना नहीं है, पहले तुम गए थे, तुमको मना किया था, अब कौन गया?
नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक की चलो सर अब भी चलते हैं, 5 मिनट में काम निपटा के आते हैं। कहा चलो बैठो, अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाओ, अपन बाहर खड़े रहो, अंदर किसको भेजने का? नोटरी पब्लिक को। ड्रॉई क्या करेगा? मना ही करेगा। और नोटरी पब्लिक को मना किया तो नोटरी पब्लिक का ईगो हर्ट होगा। ईगो हर्ट होगा तो आपको कहाँ लेके आएगा? अपने ऑफिस में वापस लेके आएगा। फिर नीचे से एक ऐसा बॉक्स उठाएगा, उस बॉक्स के अंदर खूब सारी सील, स्टैम्प 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 रखे होते हैं। पहले एक स्टैम्प निकालेगा, इतना बड़ा स्टैम्प होता है वो। उसको रेड कलर का जो इंक पैड होता है ना, ठप ठप सरकार का स्टैंप है, उसके ऊपर लिखा होता है डिसऑनर्ड। और वो स्टैंप हमेशा किस कलर से लगाया जाता है? रेड कलर से लगाया जाता है। फिर उसके बाद में एक इतना बड़ा स्टैंप उठाता है, मतलब उसकी लंबाई इतनी ऐसा होता है और इतनी चौड़ाई होती है उसकी, मतलब इतना बड़ा स्टैंप होता है वो उठाएगा, ठप, ब्लू कलर से ठप। उसमें नोटरी अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, नोटरी का नाम क्या है, उसका नोटरी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब लिखेगा। अब माना जाएगा कि बिल प्रॉपरली प्रेजेंट होने के बाद भी डिसऑनर हुआ था, और इस बात को किसने अप्रूव कर दिया? कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। अब अगर ड्रॉई तुमको 3 साल रगड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं, रगड़ने दो उसको। 3 साल बाद अब अगर ड्रॉई ने बोला कि जज साहब मेरे सामने तो बिल प्रेजेंट ही नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर सील किसकी लगी हुई है? नोटरी की। तो जज साहब अपने से नहीं बोलेंगे, अब जज साहब उससे पूछेंगे भाई तेरे सामने बिल दिए तो नोटरी लेके आया था? नहीं जज साहब मेरे सामने तो बिल ही प्रेजेंट नहीं हुआ, बुलाओ नोटरी को। नोटरी आएगा, नोटरी बिल देख के बोलेगा हाँ जज साहब मैं ही तो गया था पेमेंट लेने के लिए, इसने पेमेंट मेरे को भी देने से मना किया था, तब तो मैंने डिसऑनर किया था। अब किसकी लंका लगी बेटा? ड्रॉई की। अब इतनी हमाली अगर नोटरी करेगा तो फ्री में कर लेगा क्या? पैसे मांगेगा कि नहीं? तो नोटरी को आप बिल को प्रॉपरली डिसऑनर करने के जो पैसे देते हैं उसको कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। समझ में आ गई बात? अब नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉई क्यों पे करेगा? नोटरी को किसने अपॉइंट किया था? मैंने की ड्रॉई ने? हाँ तो फिर पैसे कौन देगा नोटरी को? अपन ही देंगे। तो नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन पे करेगा? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, जिसके पास में बिल होगा, वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। समझ में आ गई बात? अब अगर बिल को मैच्योरिटी तक आपने रिटेन किया है तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉवर। अगर बिल को आपने एंडोर्स कर दिया था तो फिर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था ना अपन ने, ये देखो दूसरा केस यही था ना, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया। बिल किसके पास में है? क्रेडिटर्स के पास में। तो बिल को प्रॉपरली डिसऑनर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिटर्स की है। तो फिर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? क्रेडिटर। अगर तीसरे केस में आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो डिसऑनर कराने की जिम्मेदारी किसकी? बैंक की। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक वाले। ठीक। ये बात अलग है कि अगर यहां पर आपके क्रेडिटर्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो वापस वो रिकवर किससे करेंगे? हमसे। और हम किससे रिकवर करेंगे? अपने डेटर से। ठीक। अगर आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक वाले। वो किससे रिकवर करेंगे? हमसे। और हम किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से। ड्रॉई के पीछे कोई और है? नहीं। तो ये एक्सपेंस अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? ड्रॉई के ऊपर आएगा। लेकिन पेमेंट कौन करेगा? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो। इतना ठीक है? सर हमने मान लो बिल को कलेक्शन के लिए बैंक वालों के पास में भिजवा दिया, तो अगर डिसऑनर हुआ होगा तो अभी भी नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक वाले। और किससे रिकवर करेंगे? हमसे। और हम किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से। समझ में आ गई बात? रिटायरमेंट के केस में नोटिंग चार्जेस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस केस में पेमेंट आपको कब मिल रही है? ड्यू डेट के पहले ही आपको पेमेंट मिल रही है। तो यहां पर तो नोटिंग चार्जेस का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बिल डिसऑनर हो ही नहीं रहा है। समझ में आ गया नोटिंग चार्जेस? अभी किसी को कोई डाउट है? पक्का? कंफर्म? आगे चले? ठीक है। अब सर अगर डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या करनी है? कुछ नहीं करना बेटे। जिस पर्पस के लिए आपने बिल ड्रॉ किया था, ईमानदारी से बताओ, पर्पस आपका सॉल्व हुआ? आपने किस पर्पस से बिल ड्रॉ किया था? कि ड्यू डेट के दिन मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। आपको ड्यू डेट के दिन आपको आपके पैसे मिले? यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? नहीं मिले। आपका पर्पस सॉल्व हुआ? तो जब पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो अकाउंटेंट आदमी क्या करेगा? रिवर्सल एंट्री बनाएगा बस, और तो कुछ नहीं कर सकता ना। पहले केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो इसका मतलब ये वाली स्टेप तो परफॉर्म ही नहीं होगी आपकी। बराबर है? कहां पे आके रुक गए आप? चलो एक काम करते हैं, रुको, तुम वैसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं बताओगे, रुक जाओ बेटे, तुम्हारे लिए दूसरा जुगाड़ करता हूं मैं।
हाँ बेटे सुनो ध्यान से। आपने बेटे क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट किया, पहली एंट्री बन गई डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, आपने बिल ड्रॉ किया, आपके डेटर्स ने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी, दूसरी एंट्री बन गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। आप ड्यू डेट के दिन पैसे मांगने जाते हैं, सामने वाला पैसे देने से मना कर देता है, बिल हो गया डिसऑनर्ड, एंट्री क्या होनी है? तो सर एंट्री बनेगी इसकी सिर्फ रिवर्सल एंट्री। डिसऑनर के केस में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना है आपने? रिवर्सल एंट्री बनानी है। अब रिवर्सल होगी तो कहां से कहां तक होगी, सवाल ये है। तो भाई लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या था? आपने बिल्स रिसीवेबल की एसेट को इंक्रीज किया था और डेटर्स की एसेट को क्या किया था? डिक्रीज। अब अगर मैं रिवर्सल एंट्री करने बोलूं तो यहां से यहां तक आपको रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी। अब रिवर्सल एंट्री का मतलब पहले आपने क्या किया था? बिल्स रिसीवेबल की एसेट को इंक्रीज किया था, डिसऑनर करते समय क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। डेटर्स की एसेट को क्या किया था? डिक्रीज किया था, तो रिवर्सल के समय क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो बताओ बेटे डिसऑनर की एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अब ये केस ऑनर्ड का नहीं है, अब ये केस किसका हो गया? डिसऑनर्ड। तो पहला केस कौन सा बन गया? बिल रिटेन टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर मैं अगले केस की बात करूं तो अगला केस था क्या? हेलो, आगे चले। लो बेटे, अगर मैं कहूं तुमने बिल को एंडोर्स किया था, बाद में बिल डिसऑनर हो गया, तो फिर से रिवर्सल एंट्री करनी है। कहां से कहां तक रिवर्सल करोगे ये बताओ? तुम्हारा लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा था? बिल आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था, तो आखिरी छोर से ही वापस आना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि मुझे आखिरी छोर से वापस आना है, कहां से कहां तक वापस आऊं? यहां से लेके यहां तक की रिवर्सल एंट्री करूं, या यहां से लेके यहां तक की रिवर्सल एंट्री करूं, या यहां से लेके यहां तक की? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3? पहला ऑप्शन नहीं, क्यों? सर वो तो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो चुका है। बिल लेते समय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया था, एंडोर्स करते समय ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल का डेबिट और क्रेडिट यानी अकाउंटिंग इफेक्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है उसका। अब क्या रिवर्सल कर लोगे उसकी? आप समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर पैसे नहीं मिले तो आप अपना सामान वापस लेके आ रहे हो क्या, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। तो फाइनली बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 2। तो इसकी जो रिवर्सल ट्रांजैक्शन होगी वो कहां से कहां तक के लिए होगी? हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट से लेके डेटर्स अकाउंट तक, यहीं तक वापस जाना पड़ेगा। ये होगी बेटे आपकी रिवर्सल एंट्री। अब अगर आप इस सीन को रिवर्स करोगे तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? सर डेटर्स अकाउंट को डेबिट करवा देंगे, ठीक है ना, यानी डेटर्स की एसेट फिर से बढ़ा देंगे, तो डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिटर्स की लायबिलिटी भी फिर से बढ़ानी पड़ेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लेकिन ये जो एंट्री बनेगी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस बनेगी, इतना याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका बिल डिसऑनर हुआ है और आपने यहां पर नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो इस एंट्री को बनाते समय नोटिंग चार्जेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, इतना ठीक है। नोटिंग चार्जेस यहां पर इंक्लूडेड होंगे। आगे चलें। तीसरा केस था कि आपने बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक वालों से, और बैंक वालों से डिस्काउंट करवाने के बाद ये डिसऑनर हो गया। अब बताओ क्या करना है? फिर रिवर्सल एंट्री करोगे आप, कहां से कहां तक? लास्ट एंट्री में आपने बैंक की एसेट बढ़ाई थी, अब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक वाले आपसे पैसे वसूल करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेंगे, वो ऐसे काम करेंगे ना। तो आप लास्ट ट्रांजैक्शन से लेके कहां तक वापस आओगे? अगेन डेटर्स तक वापस आओगे आप। तो एंट्री क्या बन गई? फिर से आपको अपनी बैंक की एसेट डिक्रीज करनी पड़ेगी। बैंक की एसेट इसलिए डिक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर बिल डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक वाले आपसे पैसे वसूल करने के चक्कर में आपके बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेंगे, तो आपकी बैंक की एसेट डिक्रीज हो गई। बैंक की एसेट डिक्रीज हो गई तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और साथ में डेटर्स की एसेट वापस क्या बढ़ानी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पैसे हम किससे रिकवर करेंगे? डेटर से रिकवर करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
और इस एंट्री के अंदर भी नोटिंग चार्जेस आपके क्या होने चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए। इतना क्लियर, पक्का? चलो मान लो बेटे बिल आपने बैंक वालों के पास में कलेक्शन के लिए भिजवाया था, बैंक वाले ने बिल प्रॉपरली प्रेजेंट भी किया कलेक्शन के लिए, बाद में अगर ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बताओ बेटे रिवर्सल एंट्री कहां से कहां तक की होगी? लास्ट एंट्री में, अच्छा ये वाली लास्ट एंट्री तो हुई नहीं होगी ना, पेमेंट तो मिला ही नहीं आपको, ठीक है, तो ये एंट्री तो हुई नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब कहां से कहां तक रिवर्स करोगे? बिल्स फॉर कलेक्शन की एसेट आपने इंक्रीज करी थी, बिल तो हो गया डिसऑनर। अब अगर बिल डिसऑनर हो गया तो अल्टीमेटली यहां से लेके वापस कहां तक आओगे? डेटर्स तक वापस आना पड़ेगा। अब बिल्स फॉर कलेक्शन की एसेट को डिक्रीज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और डेटर्स की एसेट वापस इंक्रीज करना पड़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। और इसके अंदर भी नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड होंगे अगर पे किए हैं तो। इतना ठीक है? अभी डिसऑनर की एंट्री में कोई दिक्कत? तो ये हो गई बेटे आपकी एंट्री सारी की सारी ऑनर्ड की, और ये हो गई आपकी एंट्री सारी की सारी डिसऑनर्ड की। इतना ठीक है? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट तो जल्दी से ले लो ताकि फिर हम आगे चलें। इसके बाद बेटे अगला पेज ये था, चौथा केस और पांचवा केस। इतने में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटे ये थी आपकी डिसऑनर की एंट्री। पांच केसेस थे ना? हाँ, ये हैं बेटे आपके 5 अलग अलग केसेस। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। हो गए यहां तक? पक्का? ठीक है, चलो बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं इनका भी एक बार चेहरा देख लो आप। चालू करें? हालांकि सॉल्व करना तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, देखते हैं अगर सॉल्व हो जाए तो अलग बात है। बेटे यहां पर भी एक ही प्रॉब्लम आई थी जो डेप्रिसिएशन के अंदर आई थी, तारीख पे तारीख। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है ही ऐसा जिसके अंदर आपको खूब सारी भर भर के डेट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इतना ठीक है? आज कौन सा डे है? थर्सडे, क्या वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे? वेंसडे ही है ना? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 3 दिन के अंदर जितना मेरा हो जाएगा उन सबको मिला के तुम्हारा सैटरडे को पेपर रहेगा। ठीक है? सैटरडे को सबकी क्लास लगने वाली है ना? पवन सर, वैभव सर और दीपेश सर और ये और वो सबकी क्लास लगेगी ना? ठीक है, ओके डन। हाँ, तो सैटरडे को बेटे एक पेपर रहेगा, या तो सैटरडे को मैनेज कर लेंगे या तो संडे को मैनेज कर लेंगे। इतना ठीक है? हाँ, बिल्स जितना हो, अभी क्या बोला मैंने? जितना मेरा हो जाएगा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। मतलब बेटे अब जो पेपर होंगे ना उसमें पिछले पेपर के अंदर जो कंटेंट था वो तो रहेगा ही रहेगा, इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। जितने एडिशनल चैप्टर होंगे उसके अंदर और चिपक जाएंगे आके, है कि नहीं? ऐसा रहेगा, ठीक? क्योंकि बेटे आगे पढ़ना है वहां तक ठीक है, लेकिन पीछे का भूलना भी नहीं है ना बेटे। और अपन तो कसम ही खा के आते कि भूलने नहीं दूंगा मैं। आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर। हाँ, On 1st January 2018, Akshay draws 2 bills of exchange for rupees 16,000 and 25,000. The bill of exchange, लो बेटे अब इसमें जमाने भर की आपको डेट मिलने वाली है, तो बेस्ट ऑप्शन है इसको भी कहाँ पे ले आओ? टाइमलाइन के अंदर ले आओ। लो बेटे ये हमारी टाइमलाइन है। सबसे पहली डेट कौन सी मिली? 1st जनवरी 2018। क्या हुआ था इस दिन? 2 बिल ड्रॉ किए थे। एक बिल भी नहीं है, कितने बिल हैं? 2 बिल ड्रॉ किए। पहला बिल कितने का था? दूसरा बिल टर्म कितना था? द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 16,000 इज फॉर 2 मंथ, यानी पहला वाला बिल कितने का है? 2 महीने का है। तो बताओ बेटे इसकी ड्यू डेट कब आनी चाहिए? 3rd ऑफ मार्च की 4th ऑफ मार्च? 4th ऑफ मार्च, ठीक है ना? तो इसकी ड्यू डेट कब आ जाएगी तुम्हारी? 4th ऑफ मार्च। दूसरे बिल की ड्यू डेट कितने, टर्म कितना है? 3 महीने का। इसकी ड्यू डेट कब आएगी? चलो ठीक है, इसकी ड्यू डेट आ जाएगी बेटे तुम्हारी 4th ऑफ मार्च, और इसकी ड्यू डेट आ जाएगी तुम्हारी 3 महीने और 3 दिन ऐड करने के बाद कितना हो गया बेटा? 4 अप्रैल 2018। इतनी कहानी समझ में आ गई? अभी अभी में 3 डेट दिख गई तुमको? और आगे चलते हैं। ऑन 4 मार्च 2018, 4 मार्च 2018 मतलब कौन सी डेट है ये? कौन से बिल की? पहले बिल की ड्यू डेट, यानी कयामत का दिन। ड्यू डेट बोले तो कयामत का दिन, ठीक है ना? जलजला आएगा, सारी धरती नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आगे चले? ठीक है, डन। तो बेटे ड्यू डेट हमारे लिए तो पैसे देना मतलब जलजला ही है, ठीक है? आदमी की जेब से पैसे निकले तो इससे बड़ी दुख की बात तो कोई नहीं हो सकती। आगे चलते। कयामत का दिन पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए 4 मार्च 2000। क्या हुआ? विशाल रिक्वेस्ट अक्षय टू रिन्यू द बिल, फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। अक्षय एग्रीड टू दिस प्रपोजल। अब 4 मार्च को पैसे नहीं होंगे देने के लिए,
तो अक्सर क्या होता है ऐसे केसेस में, जो ड्रॉई है, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों दिख रहा, रुको एक मिनट, ठीक हुआ क्या? अब ठीक है। हाँ, तो बेटे यहां तक तो तुम पहुंच ही गए थे, कहां तक, पहले बिल की ड्यू डेट आ गई थी 4 मार्च, दूसरे बिल की ड्यू डेट आ गई थी 4 अप्रैल, इतना ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर 4 मार्च को कौन था पार्टी, अक्षय ने बिल ड्रॉ किया था, और एक्सेप्टेंस किसने दी थी? विशाल ने एक्सेप्टेंस दी थी ना, कहाँ है? हाँ, विशाल ने एक्सेप्टेंस दी थी। अब 4 मार्च को विशाल के पास में पैसे थे नहीं 16,000 रुपए देने के लिए, तो विशाल ने कहा भाई एक काम कर, पुराना वाला बिल का तो पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ, इसको रिन्यू कर दो। रिन्यू करने के अंदर 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, पहले तो पुराने वाले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बदले में नया वाला बिल ड्रॉ होगा। कैंसिलेशन का मतलब हम अकाउंटेंट को समझ में आता है डिसऑनर, तुम कुछ भी बोलते रहो, कैंसिलेशन बोलो, ये बोलो, वो बोलो, जो बोलना है बोलते रहो, अकाउंटेंट आदमी को क्या सुनाई देता है? डिसऑनर। क्योंकि अकाउंटेंट आदमी के लिए तो एक ही पैरामीटर है, ड्यू डेट या उसके पहले पैसे मिल गए तो बिल ऑनर्ड, ड्यू डेट तक पैसे नहीं मिले तो डिसऑनर। अब तुम उसको कैंसिलेशन बोलो, रिन्यूअल बोलो, जो बोलना बोलते रहो, तुम्हारी मर्जी है, अपने मुंह से तो एक ही शब्द निकलेगा, भाई डिसऑनर हो गया बिल, इतना ठीक है। तो पहले तो तुमको पुराने वाले बिल को क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर करना पड़ेगा। कायदे से इसको कैंसिलेशन बोलते हैं, लेकिन अब कैंसिलेशन की एंट्री होगी, डिसऑनर की एंट्री होगी, एंट्री तो दोनों की सेम ही बनने वाली है, तो पहले बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा, उसके बाद ही नया वाला बिल ड्रॉ करने की प्रोसेस तुम्हारी शुरू होगी। और नया वाला बिल ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली अब आपको और लेट पेमेंट मिलेगी, लेट पेमेंट मिलेगी तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, तो यहीं पर कितना इंटरेस्ट देना और लेना है इसका सौदा यहीं पर हो जाता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यहां पर 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट होगा। इसी कंडीशन में आपने नया बिल ड्रॉ कर लिया। अब नया बिल ड्रॉ किस दिन होगा? डेट बताओ। 4 मार्च। टर्म कितना होगा? 2 महीने। ड्यू डेट कब आएगी? 7 मई। चलो, इसकी ड्यू डेट के लिए 4 मार्च में 2 महीने 3 दिन और ऐड कर दो, 2 महीने 3 दिन और ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ड्यू डेट कौन सी आ गई तुम्हारी? 7 मई 2018 की ड्यू डेट आ गई। इतना ठीक है। अब उसके बाद ऑन 25 मार्च 2018, 25 मार्च 2018 4 मार्च और 4 अप्रैल के बीच में कहीं आएगी? तो 25 मार्च 2018 को विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस, रिटायर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब अर्ली पेमेंट है, अर्ली पेमेंट है, और रिटायरमेंट किसमें हुआ होगा? अंडर रीबेट हुआ होगा। तो इनका कहना यह है कि 25 मार्च 2018 को विशाल ने अपना 25,000 रुपीज की एक्सेप्टेंस का पेमेंट कर दिया। ये कौन सा वाला बिल है? 25,000 वाला, फर्स्ट की सेकंड? यानी सेकंड बिल की पेमेंट आपको कब मिल गई? 25 मार्च 2018 को आपको इसकी पेमेंट मिल गई। अब क्योंकि अर्ली पेमेंट है तो आपने रीबेट भी अलाउ किया होगा। अब रीबेट कितना? तो कह रहा था इंटरेस्ट रीबेट डिस्काउंट बीइंग ₹250, यानी आपने बिल को रिटायर कर लिया अंडर रीबेट, और रीबेट कितना अलाउ कर दिया आपने? 250। इतना ठीक है। आगे चलते हैं। अभी भी एक काम बाकी है, कौन सा वाला? तीसरा बिल। पहले वाला बिल को कैंसिल करके अपन ने तीसरा वाला बिल ड्रॉ किया था, अभी उसका कयामत का दिन आना बाकी है। अब अपन कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं। कयामत का दिन कब आएगा? 7 मई 2018 को बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट। लग गई लंका भाई। इसकी ड्यू डेट आती मतलब 7 मई का दिन आता, हम उसके सामने बिल प्रेजेंट करते, अपने पैसे लेते, उसके पहले ही विशाल क्या हो गया बेटे? यहां पर इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंसी का एक ही इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटेंट की जिंदगी में कि उसको इस बिल को क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा ना, पढ़ा था ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें पढ़ा था ना, पार्टीज इन कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती? ठीक है ना। पहला पढ़ा होगा माइनर, माइनर के साथ बनाए हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। ऐसे ही होता है ना। हाँ, लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो फिर वो क्या हो जाएगा? वैलिड। यानी माइनर ने तुमसे झूठ बोला, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। बच्चे भगवान का रूप है, भगवान झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन तुमने अगर बच्चे से झूठ बोले, तुम कंस का रूप हो, भगवान श्री कृष्ण से झूठ नहीं बोल सकते तुम। ठीक है ना। तो अगर यहां पर तो ऐसा था आपका माइनर। दूसरे पढ़े होंगे आपने द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे पढ़े थे ना आपने। अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में 2 लोग आते हैं, एक होते हैं ल्यूनेटिक और एक होते हैं इडियट। सुना है कि नहीं सुना? सुना। ल्यूनेटिक का मतलब परमानेंट पागल, बराबर। इडियट का मतलब नहीं, ल्यूनेटिक का मतलब कभी कभी पागल, और इडियट का मतलब परमानेंट पागल।
होता है ना, जो 24 के 24 घंटे पागल है वो क्या है, इडियट। लेकिन जिसको कभी कभी बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, होता है ना बेटे, अपन क्लास में बैठे हैं बढ़िया पढ़ रहे हैं, अचानक फिर मूड आया, बाजू वाले के साथ खेलना चालू कर दिया, इधर करना चालू कर दिया, इसको मार रहे हैं उसको मार रहे हैं। तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ पागलपन की निशानी। मेरे सामने अभी एक है, उसी का एग्जाम्पल तेरे को मेरे को याद आया, मतलब कि मैं देखूंगा नहीं उसकी तरफ, ठीक है ना, आई डोंट वांट टू मेक हर कॉन्शियस। आगे चलते हैं। तो बेटे ऐसे कभी कभी जो पागलपन के दौरे पड़ते, दैट पर्सन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ल्यूनेटिक। अक्सर बेटे लड़कियों को तुमने गाली देते हुए सुना होगा लड़कों का, इडियट, परमानेंट पागल, तेरे साथ में शादी कैसे करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तेरे साथ, तो परमानेंट पागल है। ल्यूनेटिक इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वहां पे ग्राउंड है कि तू कभी कभी पागल है, मतलब तेरे साथ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेटे लड़कियां बड़ी लॉजिकल गालियां देती हैं बॉस, ये बात तो मानना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट, हेड्स ऑफ टू देम, इडियट। ल्यूनेटिक वर्ड चूज नहीं किया उन्होंने, क्या चूज किया, इडियट, बिकॉज यू आर परमानेंट पागल। ये बात अलग है, यू आर पागल इन माय प्यार, लेकिन भी तू परमानेंट पागल। तो अब लड़के भी ऐसा है कि, अब तो बेटे ऐसा है कि लड़की के मुंह से गाली भी अच्छी लगती है फिर ऐसे केसेस में, सोना बाबू के केसेस में। तो ये बात अलग है, अपन चुपचाप खून का घूंट पी के रह जाते हैं, एक अलग बात है। फिर इसके बाद में तीसरा केस पढ़ा होगा आपने, कन्विक्टेड, पढ़ा था ना, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता मुजरिम, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन, हिंदी मूवीज के अंदर कहते हैं ना, सजा याफ्ता मुजरिम। तो जिस आदमी की सजा चल रही है, कन्विक्टेड है, कोर्ट ने उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है, सजा चल रही है, तब तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। सजा खत्म हो गई तो उसके बाद एंटर हो सकता है क्या? अरे किसी को 13 साल की, मतलब उम्र कैद की सजा सुनी है कभी तुमने? उम्र कैद की सजा का मतलब क्या होता है, उम्र भर सजा रहेगी क्या उसको? हाँ, मतलब यही होता है कायदे से। लेकिन 13 साल के बाद होता यह है कि वो एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है, और अगर मान लो कोर्ट के जो जेल, मतलब कि जेल के जो जेलर वगैरह हैं, वो इस बात की गवाही दे दें कि भाई 13 साल में इसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा रहा, आचार मतलब खाने वाला आचार नहीं, जिंदगी जीने वाला, इसका तौर तरीका ठीक ठाक था, अब ये सभ्य इंसान बन चुका है, समाज में रहने लायक हो चुका है, और अगर मान लो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन उम्र कैद का सही मतलब तो उम्र कैद ही है, ठीक है। अमेरिका में बेटे 3 बार उम्र कैद होती है, जैसे इंडिया में होती है ना 1 बार उम्र कैद, अमेरिका में बेटे 3 बार उम्र कैद होती है, ठीक है ना। 3 बार उम्र कैद होने का मतलब तुम एक बार मर जाओगे, फिर दोबारा पैदा हुआ पकड़ा गए तो फिर से तुमको जेल में डाल देंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, एक अलग बात है। तो ऐसे जो कन्विक्टेड पर्सन है, जब तक उनकी सजा चल रही है तब तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इसी में एक होते हैं कौन, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जब तक इंसॉल्वेंसी का केस उसका खत्म नहीं हो जाता, मतलब किसी आदमी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस केस, कोर्ट केस, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, एक बार इंसॉल्वेंसी का कोर्ट फाइनल हो जाए, उसकी सारी एसेट बेच बाच के लायबिलिटी का पेमेंट हो जाए, और कोर्ट जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भाई तो इंसॉल्वेंट हो गया यहाँ पर, अब इंसॉल्वेंट हो गया तो इसके साथ में जितने कॉन्ट्रैक्ट बने सारे कैंसिल करने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा आ गया कि पर्टिकुलर पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो इसका मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट को वहीं कैंसिल करना पड़ेगा। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसका था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा आपको, डिसऑनर। फिर बाद में कोर्ट से आपको जो पैसे मिलते रहे अलग बात है, तो उसी के लिए लिखा हुआ है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। शो जर्नल एंट्री विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ अक्षय। अक्षय कौन है, ड्रॉअर है कि ड्रॉई, ड्रॉवर। अब समय है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कल। फिर भी अगर आप लोग एक बार ट्राई करें तो ठीक है, इतना ठीक है। कल इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे बाय बाय।